Hello students, now I am starting second year organic paper which is second paper. ठीक है, अब हम सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं. सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही क्या होती हैं, फर्स्ट ईयर की तरह ही सेकंड ईयर में भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिज़िकल 3 पेपर हैं, जिसमें कि सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. सभी में 5 यूनिट्स हैं. पाँचों यूनिट्स में से 2 क्वेश्चंस पर यूनिट आते हैं और आपको टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने आउट ऑफ 10. तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे. स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने अब तक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको कुछ नहीं पता कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, इसके क्या यूजेस हैं, इसके द्वारा हम कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा कार्य करते हैं. जैसे कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो उस जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच का यूज़ किया जाता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर का यूज़ कर सकते हैं आप, ये समझे तो. ठीक है, तो देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट फर्स्ट में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूवी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है. यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सेकंड पार्ट है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो हम इन दोनों पार्ट्स में से पहले यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि क्या है, फर्स्ट पार्ट है, इसको हम स्टार्ट करते हैं. यूनिट फर्स्ट में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने से पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है. अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, देखो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई सब्सटेंस लेते हैं, पदार्थ, सब्सटेंस लेते हैं और इस सब्सटेंस के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरणों को, इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया करवाते हैं. इन दोनों को आपस में रिएक्ट करते हैं, मिलाते हैं. जैसे ही रिएक्ट होते हैं ये, तो इनकी अंतःक्रिया से हमें स्पेक्ट्रम मिलते हैं और इन स्पेक्ट्रमों का एनालिसिस करके, विश्लेषण करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसी सब्सटेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉम्बिनेशन करवाते हैं, उनकी अंतःक्रिया करवाते हैं और अंतःक्रिया कराने से उनकी स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं और इन स्पेक्ट्रमों का एनालिसिस करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं. तो इसका मतलब है स्पेक्ट्रोस्कोपी का
बेसिक यूज़ क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब यहाँ अंत्यक्रिया कराने से मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब हम सब्सटेंस लेते हैं तो सब्सटेंस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डाला जाता है, डालते हैं तो एब्जॉर्ब करती हैं वो एब्जॉर्ब करने को ही यहाँ पर अंत्यक्रिया या फिर उनका कॉम्बिनेशन कहा गया है। और इनके कॉम्बिनेशन से स्पेक्ट्रम बनते हैं और इन स्पेक्ट्रम्स का एनालिसिस करके स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ये तो हुई स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं। कौन कौन सी, जैसे कि आपकी यूनिट फर्स्ट में दी हुई है 2 ब्रांच, यूवी एंड आईआर। अब ब्रांचेस किस बेसिस पे दी गई हैं, आपके 3rd ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट में भी एक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दी हुई है, ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक ब्रांच है। ओके, अब हम पहले ये देखते हैं कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और किस बेसिस पर ये ब्रांच डिवाइड की गई हैं। ठीक है, अब देखो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आपको सिर्फ बीएससी के अंदर 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, यूवी, आईआर एंड एनएमआर। एनएमआर इस साल सिलेबस में नहीं है, नेक्स्ट ईयर 3rd ईयर में है। हमें कौन कौन सी पढ़नी है, यूवी एंड आईआर। ये 3 ब्रांच हो गई, किस बेसिस पे दी गई हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बेसिस में दी गई हैं। तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को ही आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ में सिर्फ अंतर ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बदल दिया जाता है। जैसे अगर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अल्ट्रावायलेट, यूवी फॉर अल्ट्रावायलेट विद्युत चुंबकीय विकिरणों या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। आईआर में इंफ्रारेड अवरक्त विद्युत चुंबकीय विकिरणों का प्रयोग किया जाता है, जबकि एनएमआर में रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही कहते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 ही नहीं होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी हैं वो अभी मैं इसके बाद ही लिखूंगी, इसके बाद आपको बताऊंगी कौन कौन सी वेव्स हैं। लेकिन आपके बीएससी के लिए सिलेबस में आपको 2nd ईयर में ये 2 यूवी आईआर एंड नेक्स्ट 3rd ईयर में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है। ठीक है, किस बेसिस पर है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। यहाँ पे जो हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों की अंत्यक्रिया करा रहे हैं इनको बदल देते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांच बदल जाती है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर 3rd ईयर में, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़नी हमें, वो नेक्स्ट ईयर पढ़नी है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करना है, हमें किसी भी सब्सटेंस की ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी सब्सटेंस की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, तो वहाँ पर हम कौन सी वेव्स की अंत्यक्रिया करवाएंगे, यूवी की। अगर हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखें तो कौन सी वेव्स आ जाएंगी, आईआर, और एनएमआर में एनएमआर, तो इसको तो हम हटा ही देते हैं, एनएमआर को ये ईयर है ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा जान चुके हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, क्यों इसका यूज़ किया जाता है, ये जान चुके हैं। ठीक है, अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी शब्द में, स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन में पदार्थ या सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय विकिरण किसे कहते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये क्या होती हैं। नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय, ऐसी विकिरणें जिसके साथ विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड व चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही जुड़े रहते हैं, दोनों ही संबद्ध रहते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणें
कहलाती है। क्या होती है विद्युत चुंबकीय विकिरणें? वे विकिरणें या वे वेव्स जिनमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही जुड़े होते हैं, दोनों ही संबद्ध होते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणें कहलाती हैं। लेकिन ये आपस में कैसे होते हैं? लंबवत। ये दोनों क्षेत्र आपस में कैसे होते हैं? लंबवत। तथा संचरण की दिशा, जिस डायरेक्शन में संचरित हो रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरणें वे विकिरणें जिसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों संबद्ध होते हैं तथा जो एक दूसरे के लंबवत तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणें कहलाती हैं। अब विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती कौन सी हैं? गामा एक्स, गामा को हम कॉस्मिक भी कह देते हैं। ठीक है। गामा एक्स, यूवी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो। ठीक है। तो ये सारी विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं। तो इन्हें हम तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ की बढ़ते हुए क्रम में एक बार लिख के दिखाते हैं। ठीक है। ये सारी जो भी विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं एक बार डायग्राम में लिख लेते हैं। ठीक है। देखो, फर्स्ट गामा रेज कॉस्मिक भी होंगे, एक्स यूवी अल्ट्रावायलेट, दृश्य विजिबल, अवरक्त सूक्ष्म एंड रेडियो। अवरक्त दृश्य के बाद है अवरक्त इंफ्रारेड रेज ही है, दृश्य अवरक्त, सूक्ष्म माइक्रोवेव्स या फिर माइक्रो रेज भी बोल दो, वेव्स भी बोल दो, सूक्ष्म। नेक्स्ट रेडियो वेव्स लिख दो, रेज। ठीक है। गामा एक्स, यूवी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अगर हम इस दिशा में जाते हैं, इस डायरेक्शन, मतलब अगर हम गामा से रेडियो, इनके बीच में इनकी वेवलेंथ की तुलना करते हैं तो इस दिशा से इस दिशा में जाने पर वेवलेंथ का मान बढ़ता है। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू में क्या होती है? वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। अब वृद्धि के इनमें वृद्धि हो रही है, लेकिन हम अगर एनर्जी देखें तो वो कम होती है। इसके साथ साथ न्यू आवृत्ति, इसकी वैल्यू भी कम होती है। ऐसा क्यों होता है? अगर हम देखें तो E बराबर एच न्यू होता है। ठीक है। ऊर्जा बराबर एच न्यू होता है। और अगर हम न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा, न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा होता है। देखो, हाँ, अगर पहले इससे कंक्लूजन E बराबर एच न्यू, तो हम लिख सकते हैं E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू। ठीक है। तो E किसके समानुपाती है? न्यू के समानुपाती है। लेकिन अगर हम न्यू की जगह रख दें C अपॉन लैम्डा, यहाँ लिखा एच C अपॉन लैम्डा, कांस्टेंट, तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब जहाँ पर न्यू बढ़ेगा, हमें लैम्डा से देखना है, जहाँ लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी वहाँ E की वैल्यू कम होगी, और जहाँ E की वैल्यू कम होगी वहाँ पर न्यू की वैल्यू भी कम। इसी के बेसिस पर जहाँ लैम्डा यहाँ से यहाँ तक जाने पर लैम्डा बढ़ता है तो E और न्यू की वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है। मतलब गामा वेव्स के लिए लैम्डा की वैल्यू कम होती है, रेडियो वेव्स के लिए ज़्यादा होती है।
तथा आवृत्ति इसके लिए ज़्यादा होती है और रेडियो वेव्स की आवृत्ति कम और एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसके आगे अगर हम इन सभी के वेग के बारे में देखें, वेग सी, अगर वेग के बारे में देखें, देखो तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ बढ़ रही है इस दिशा में, एनर्जी लेवल का, एनर्जी कम, इसकी आवृत्ति भी कम, लेकिन वेग सभी का प्रकाश के वेग के समान होता है। प्रकाश के वेग के क्या होता है, समान होता है। और प्रकाश के वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने विद्युत चुंबकीय विकिरणों की बात कर ली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वे वेव्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जुड़े होते हैं, दोनों जुड़े होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। साथ ही संचरण की दिशा में, जिस डायरेक्शन में वे संचरित हो रहे हैं उसकी दिशा के भी परपेंडिकुलर लंबवत होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? गामा, एक्स, यूवी, दृश्य अवरक्त, सूक्ष्म रेडियो, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ठीक है, और ये कॉस्मिक वेव्स। अगर इनकी लैम्डा की वैल्यू देखें, वेवलेंथ, तो गामा से रेडियो तक वेवलेंथ बढ़ती है, जबकि एनर्जी और फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति, दोनों की वैल्यू कम होती है। लेकिन अगर प्रकाश की बात करें तो सभी का वेग प्रकाश के वेग के बराबर, जो कि क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, अब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट की। अभी हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट नहीं की, लेकिन मैंने यूवी में क्या बताया, स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब डेफिनेशन बताया तो मैंने बता दिया कि अगर हम विद्युत चुंबकीय विकिरण यूवी लेंगे तो वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक शब्द था विद्युत चुंबकीय विकिरण, वो ले लिया। और विद्युत चुंबकीय विकिरण अब हमें लेनी है अल्ट्रावायलेट या दृश्य। लगभग समान तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं। तो हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी और दृश्य दोनों प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणों का प्रयोग करके किसी भी पदार्थ की, किसी भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। पराबैंगनी या फिर मैं डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। क्या करवाना है? किसी पदार्थ जिसकी हमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करनी है की अंत्यक्रिया हमें अब अल्ट्रावायलेट या विजिबल दृश्य, अल्ट्रावायलेट या विजिबल विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ करवानी है। क्या? इन दोनों की अंत्यक्रिया। मतलब हमें पदार्थ पर इन विकिरणों को डालना है जिससे पदार्थ इनको एब्जॉर्व करेगा। जिससे क्या बनेंगे? एब्जॉर्व करने से हमें स्पेक्ट्रम मिलेंगे और इन स्पेक्ट्रमों का वही सेम ही एनालिसिस करके स्ट्रक्चर हमें आइडेंटिफाई हो जाएगी। लेकिन यूवी क्यों कहा गया, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहा है? क्योंकि हमने इसमें कौन सी वेव्स यूज़ की हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ की हैं। ओके, अब नेक्स्ट, अब हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को, यूवी क्षेत्रों को अभी मैंने क्या किया था, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखी थी, मैं सभी को नहीं लिख रही, अभी सिर्फ यूवी और दृश्य क्षेत्र लिख रही हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, यहाँ से और यहाँ तक।
ये वाला UV, ये है अब हमने ये ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हमें UV के जो UV क्षेत्र है, जहाँ UV विकिरण जिस क्षेत्र में पाई जा रही है हम उसे UV क्षेत्र कहेंगे, उसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। मतलब हमें इसके प्रकार बताने हैं, UV क्षेत्र के प्रकार। अब देखो क्या करना है, ये 3 मैंने कितने भागों में डिवाइड किया है? 1 2 3, तो ये 3 भागों में बांटा है इनको। पहला है दूरस्थ पराबैंगनी क्षेत्र, UV क्षेत्र। ये है निकटस्थ UV क्षेत्र, शॉर्ट। एंड नेक्स्ट है मुख्य UV क्षेत्र। ठीक है, हमने UV क्षेत्र को हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया है, दूरस्थ, निकटस्थ एंड मुख्य। दूरस्थ कौन सा होता है? अब मैंने साथ में बांटे तो 3 हैं, लेकिन दृश्य को साथ में क्यों लिया है? क्योंकि हम दृश्य के आधार पर ही इन तीनों को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, कैसे? दूरस्थ पराबैंगनी क्षेत्र किसे कहते हैं? मतलब जो दृश्य से दूर है, ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। दूरस्थ पराबैंगनी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो दृश्य क्षेत्र से दूर स्थित होता है, तो ये दूरस्थ हो गया। तो ये कौन सा हो जाएगा? निकटस्थ। निकटस्थ पराबैंगनी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो दृश्य क्षेत्र विजुअल रीजन के पास में होता है, तो कौन सा हो गया? ये वाला। और मुख्य है ये, जो दूरस्थ पराबैंगनी क्षेत्र और निकटस्थ पराबैंगनी क्षेत्र दोनों के बीच में होता है, वह मुख्य पराबैंगनी क्षेत्र कहलाता है। तो ये पराबैंगनी क्षेत्रों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक था दूरस्थ, एक निकटस्थ और बीच में था मुख्य पराबैंगनी क्षेत्र। यहाँ पर तीनों प्रकार हो गए। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अवशोषण के नियम। अवशोषण के नियम, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। अवशोषण के नियम। अब ये अवशोषण के नियम क्या होते हैं और हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो हमें क्या करना होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डालना है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा, बाद में स्पेक्ट्रम देगा। मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब वो एब्जॉर्प्शन किसके बेसिस पर होगा? वो ये लॉ बताते हैं, ये नियम बताते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं अवशोषण के नियम। तो अवशोषण के नियम क्या होंगे? अवशोषण के नियम, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, वे लॉ होंगे जिनके अनुसार कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन करता है। अवशोषण के नियम, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन कहलाते हैं। क्या होते हैं? जिनके अकॉर्डिंग कोई भी पदार्थ विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का अब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण के नियम कहलाते हैं। अब ये अवशोषण के नियम कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। अवशोषण के 2 नियम होते हैं, एक होता है लैम्बर्ट लॉ एंड सेकंड इज बीयर लैम्बर्ट लॉ। फर्स्ट है अवशोषण के नियम में लैम्बर्ट लॉ, लैम्बर्ट नियम, एंड सेकंड इज बीयर लैम्बर्ट नियम। 2 नियम हो गए, लैम्बर्ट नियम एंड बीयर लैम्बर्ट नियम। इन दोनों नियम के अकॉर्डिंग ही, इन दोनों नियम के अनुसार ही कोई भी पदार्थ विद्युत चुंबकीय विकिरणों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एब्जॉर्प्शन करता है।
और इन दोनों नियम को हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और वहाँ पर जाके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये लेक्चर वीडियो खत्म होता है। ओके, थैंक यू।